तो दोस्तों, चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के तहत हिंदी की एक बेहतरीन श्रृंखला आप सभी के बीच में प्रोवाइड की जा रही है। सेम उसी का सिलसिला आप सभी के बीच में नजर आ रहा है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, आपके बीच में कहा जा रहा है कि यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का ये सेकेंड लेक्चर आपके बीच में कॉमन सीरीज का जा रहा है। ऑलरेडी हमने आपके बीच में पहला लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने आपके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बताया है। ठीक है। वैसे आप इस चीज की डिमांड भी कर रहे थे कि भैया जो भी सीरीज है उसको हम लोगों के बीच में प्रोवाइड कर दिया जाए, तो बिल्कुल उसका सिलसिला यहाँ देख सकते हैं स्टार्ट है। अगर आपको बेहतर लग रहा है तो प्लीज आप सब कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संग्रह है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इस कॉमन सीरीज के तहत जितने भी दिए गए हैं उसको भी हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज आप सबका फीडबैक मुझे नहीं मिलता। प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिए कि हाँ, यहां से दी जाने वाली चीजें क्या आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो चलिए देखिएगा, आपके बीच में जो है सबसे पहला पार्ट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपके बीच में बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आए। ठीक है, देखिएगा, सबसे ऊपर आपसे कहा जा रहा है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। तो देख सकते हैं, हालांकि जो समास है इसको आपको विस्तृत पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ आपको कर्मधारय के बारे में नहीं पता होगा भाई। जो हमें लगता है ग्रेजुएशन में हिंदी लिए रहे होंगे उनको कर्मधारय, जितने भी समास है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, सभी समास के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम आपको नियम नहीं बताएंगे डायरेक्टली। प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास भी हो सकता है, बहुव्रीहि समास भी हो सकता है और तत्पुरुष समास भी हो सकता है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक समास हो सकते हैं, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है। अब यहाँ कर्मधारय जानना चाहेंगे, बहुव्रीहि जानना चाहेंगे, तत्पुरुष समास जानना चाहेंगे। हालांकि इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो ये तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। एक नंबर के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। जब हम आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चंस मींस 2 नंबर वाले कराएंगे तो उसमें हम आपको, जैसे अगर कर्मधारय के बारे में आएगा तो थोड़ा सा विस्तृत नॉलेज हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। भैया यहाँ ये होगा। ठीक है, चलेगा। राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, आपने इस चीज को सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको पता होगा, मेरे हिसाब से आपने पहले सेमेस्टर में ही इस चीज को पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप डीपली नॉलेज के लिए भाई आप ये सब सारी चीजें आपको यूपी टेट तक के सफर को तय कराएंगे, है ना। तो यहां देख सकते हैं, कहा जा रहा है राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, फिर से सुनिएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो यहाँ संबंध का के की रारेरी। ठीक है, यहाँ एक शब्द आया है राम का। ठीक है, तो यहाँ संबंध कारक होगा संबंध का के की रारेरी। अगर का के की रारेरी आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ ये आपकी सकर्मक क्रिया है। अगर वह अपना सिर नहीं खुजलाता है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अगला देखिएगा, अस कहीं कुटिल भई उठ दाढ़ी, जो है मनहु रोष तरंगिनी वाढ़ी में मानव में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, अब यहां हम तो डायरेक्टली आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बता दे रहे हैं, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार होगा क्यों, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली इस चीज को देखिए। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह से पढ़ने से जो है ये तो 1 नंबर का क्लियर कर रहा है आपको कि 1 नंबर में आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डीपली नॉलेज को जानने के लिए, है ना,
भैया थोड़ा सा डीपली जानने के लिए आपको बेहतर तरीके से और विस्तृत रूप से पढ़ने की जरूरत है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने हिसाब से, जैसे मैं आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों का संग्रह करा रहा हूं, यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अब 1 नंबर में अब हमसे कहिए आप कि चलिए आप उत्प्रेक्षा अलंकार का टोटल परिभाषा बताइए, तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगला कहा जा रहा है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो उठना, बैठना, ठीक है, ये सब कौन से है, ये सब भाववाच्य, यानी जहां पर हमारा भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि भैया आप बैठ जाइए, यहाँ बैठने का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अगला देखिएगा काला सागर में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। काला सागर सिर्फ एक ही हो सकता है, अनेक काला सागर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा में द्विगु समास भी हो सकता है, संख्यावाची द्विगु, जहां पर संख्या जो है संख्याएं उत्पन्न हो वहां पर द्विगु समास हो सकता है, और इसमें तत्पुरुष समास भी हो सकता है। अगला देखिएगा संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था कि जो चीज उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है ना। और यहाँ देखिएगा सुष्टि का तद्भव क्या होगा, तत्सम और तद्भव के बारे में, ये संस्कृत शब्द है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये देखिएगा, ये थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर ही कर देते हैं, चलिए देख सकते हैं, ये आपका सुष्टि का तद्भव शब्द जो है क्या होगा, ये आपका सुष्टि संस्कृत शब्द है, तद्भव हमेशा संस्कृत होता है, ठीक है। और सोठ यहाँ देख सकते हैं, ये आपका तत्सम शब्द होगा, है ना, नहीं सॉरी, सुष्टि का तद्भव, ये आपका तद्भव और ये आपका तत्सम शब्द लिखा गया है, ठीक है, चलेगा। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, आवट प्रत्यय होगा, ठीक है। प्रत्यय कहां जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है ना। इस चीज को आप बखूबी ध्यान दीजिएगा भैया, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल बेशक जो है आपसे पूछा जाता है ना, इसमें संशय किसी भी प्रकार का नहीं है, क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर देके जाते हैं, इसमें कुछ लगता नहीं है ना। सबसे आसान क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय का होता है, लेकिन आप थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं। खैर देखिएगा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर हम अ को बोल रहे हैं तो अ को बोलने में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम क को बोल रहे हैं तो क में हमेशा अ मिला रहता है, ठीक है। यानी व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से कभी बोल ही नहीं सकते, बट अगर हम स्वर को बोलना चाहें तो स्वर को बोलने के लिए किसी भी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो यहां लिखा जा रहा है स्वर को बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। आदर्श वाचन किसे कहते हैं, तो आदर्श वाचन में देख सकते हैं शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, ठीक है। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा उचित सुर। अब मुझे बताइए, आप गाना गा रहे हैं, पता लगा जहां हो कहना है वहां आप नी कह रहे हैं, ठीक है, तो मीन्स मेरे ये आपका आदर्श वाचन नहीं होगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, पता लगा जो है जैसे यहां बोला जाए, पता लगा हम कुछ और बोल रहे हैं, ये आदर्श वाचन नहीं होगा। तो कहा जाए आदर्श वाचन किसे कहेंगे, शिक्षक द्वारा उचित सुर होना चाहिए, एक अच्छी लय होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, विराम चिन्ह इत्यादि का प्रयोग होना चाहिए। पता लगा विराम चिन्ह का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं जहां हमको कुछ पढ़ना है, ठीक है, रोको मत जाने दो, ठीक है। अगर यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग ना हो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, देखिएगा यहाँ दो तरह के भाव उत्पन्न हो। एक तो कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, ठीक है, एक तो कह रहा है कि रोको मत जाने दो, ठीक है। यहाँ दो तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो यहाँ पर विराम चिन्ह इत्यादि का प्रयोग हमें करना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा अनुरक्ति एवं निस्म, यहाँ देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, निस्म का विलोम क्या होगा, ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति होगा और निस्म का असीम होगा, ठीक भैया, चलेगा। ये इसमें विलोम शब्द में आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर किसी भी तरह का विस्मय हो, कोई पीड़ा हो, अत्यधिक हर्ष हो, घृणा हो इत्यादि का बोध कराने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द्रुत पाठ का अर्थ क्या होगा, द्रुत पाठ का अर्थ होगा शीघ्रता से पढ़ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से
यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बट मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको सारी चीजें मैंने जो बताया इसमें आपको सारी चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, क्योंकि भैया जब आप अपना फीडबैक मुझे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलेगा। सबसे ऊपर कहा जा रहा है सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम मींस सबका नाम। देख सकते हैं कहा जा रहा है कि कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्हें, उसमें, जो है किसने किसी को, इत्यादि, ये आपके सर्वनाम के तहत प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के प्रकार बताइए। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। प्रथम वाचक सर्वनाम संबंध हो गया, निश्चय हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, सॉरी, देख सकते हैं संबंध पुरुषवाचक है, यहाँ निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चय, ये आप देख सकते हैं 6 प्रकार के सर्वनाम आपके बीच में दिए गए हैं। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम है। अगला कहा जा रहा है क्रिया के भेद। हाँ लिखिएगा, क्रिया के भेद में क्या लिखना है? कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, और सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ चीजें आपको थोड़ा सा असमंजस में डालेंगे। यहाँ कहा यह जा रहा है मेरे भाई, देख सकते हैं, रुक जाइए, चलिएगा, देखिएगा आपसे यहाँ स्पष्ट तरीके से क्या कहा जा रहा है, एक एक चीजों को आप समझते हुए चलिएगा, जहां आपको दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, कहा जा रहा है क्रिया के भेद, ये तो हो गया। रचना के कहाँ गया क्वेश्चन, देखिएगा ना, क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद बताना है आपको। ठीक है, तो कहा जा रहा है कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं, ठीक है, वो उसके कई भेद होते हैं। पहला तो आपका हो गया कर्म के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, और यहाँ कर्म के देखिए ये फिर से रिपीट हो गया, और सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया के आधार पर जो है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ आपको चीजें थोड़ा सा असमंजस में डाल इसलिए रही है कि कर्म के आधार पर कैसे होगा भाई, आप कुछ कर्म कर रहे हैं उसकी क्रिया अलग होगी। ठीक है, और यहाँ सकर्मक क्रिया, कुछ आप अच्छे काम कर रहे हैं उसकी जो है क्रिया के भेद अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। ठीक है, प्रश्न है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर देख सकते हैं यहाँ दिखा, रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो देख सकते हैं। एक तो होगा प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, ठीक है, और एक होगा संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, और पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के रचना के आधार पर आपके क्रिया के भेद पाए, सॉरी हाँ, रचना के आधार पर क्रिया के भेद पाए जाते हैं। देखिएगा यहां पर भैया आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आप थोड़ा सा डीपली बताइए। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, लेकिन मेरे भाई यहां पर 1 नंबर के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। 1 नंबर के क्वेश्चन में मैं बहुत ज्यादा डीपली यार आपको लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, डीपली जाने का मतलब वो आपके 2 नंबर के सफर को तय करेंगे, लेकिन आप 1 नंबर को पहले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर वाला ऑटोमेटिकली हम आपको कराएंगे, वो मेरे ऊपर छोड़िए। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है देखिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें पहले, चलेगा। अगला क्वेश्चन है विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। ठीक है, विशेषण क्या होता है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण है। विशेषण जो है वो 4 प्रकार के हैं। एक आपका है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, ये 4 आपके विशेषण के भेद होते हैं। अगला कहा जा रहा है वचन कितने प्रकार के होते हैं? शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो आपके वचन 2 प्रकार के होंगे, बट अगर संस्कृत में जाएंगे तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में भी ये पूछ लिया जाता है, हालांकि आप में संस्कृत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हिंदी में वचन आपके जो है 2 होंगे, और संस्कृत में जैसे जाएंगे आपके वचनों की संख्या 3 हो जाती है। यहाँ एक वचन, यहाँ बीच में आपके
द्विवचन जुड़ जाता है। यहाँ जो एक वचन हिंदी में होगा एक वचन बहुवचन, और हिंदी में जैसे जाएंगे वो आपके द्विवचन भी जुड़ जाता है। ठीक है, लिंग की परिभाषा क्या होगी, जो है जहां पर स्त्री व पुरुष की जो है स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, देखिएगा कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों के जिस रूप में पुरुष या नारी जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद जो है दो लिंगों में से किसी एक लिंग में ही होते हैं, या तो पुल्लिंग है या स्त्री है। ठीक है, फिर से समझिएगा, समस्त संज्ञा पद जो है दो लिंगों में ही होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आप इन चीजों को छोड़िए। ठीक है, यहां पर डायरेक्टली आपसे लिंग की परिभाषा पूछी गई है तो आप लिख सकते हैं जो है लिंग शब्दों के जिस रूप में स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहेंगे। लिंग जो है की परिभाषा आप थोड़ा सा कंठस्थ करिए। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुखता वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉरी वाचन, यहां देखिएगा एक होता है वचन, ठीक है, एक होता है वाचन। हाँ ठीक है, वचन आपके दो प्रकार के हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। यहाँ वाचन आया है, वाचन भी आपके प्रमुखता दो प्रकार के, सस्वर वाचन और मौन वाचन। ठीक है, मौन वाचन जो लोग भन भन करके पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से पढ़िए, इस तरह से बोलकर पढ़िए। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कौन सा है, ये सस्वर वाचन होगा। ठीक है, बोलकर पढ़ना। सस्वर वाचन जो है किस प्रकार से किया जाता है, सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति जो है किसी लिखित भाग को का वचन करे, और जैसे जो है कथानक का वचन बालकों द्वारा जो है एक एक करके, ठीक है, बालकों द्वारा एक एक करके। अब देखिएगा यहाँ आगे इसमें है, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए क्या कहा जा रहा है, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का जो सस्वर वाचन है वह जिसमें बहुत से बालक, यानी आप जैसे हम आपको ये अपने आप से पढ़ रहे हैं, एक ये भी सस्वर वाचन होगा, एक तो हम आपको पढ़ा रहे हैं एक वो भी सस्वर वाचन होगा। यानी ढेर सारी संख्याओं में आप बच्चों को बैठकर पढ़ाएं तो वो भी आपका सस्वर वाचन ही होगा। मौन वाचन में आप अकेले, जैसे आप जब भाई पढ़ते होंगे तो टीचर्स आपको शांत कराता होगा कि भैया थोड़ा सा मन में पढ़िए। ठीक है, मौन वाचन क्या होगा, मौन वाचन का अर्थ स्वयं में स्पष्ट है। ठीक है, मौन का अर्थ है बिना किसी ध्वनि के, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज या ध्वनि ज्ञात न हो और कहीं क्या पढ़ा जा रहा है, यह मौन वाचन है। ठीक है, यह सस्वर वाचन से ठीक उल्टा है। ठीक है, यह सस्वर वाचन में भाई बोलकर पढ़ा जाता है, मौन वाचन में बिल्कुल आपको बोलना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। ठीक है भाई, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय होता है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम आपको ले चल रहे हैं, तीव्र गति से ले चल रहे हैं ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। पद क्रम क्या है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य में कहा जा रहा है वाक्य में दो अधिक स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, परंतु उसमें जो है परस्पर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अभी संयुक्त वाक्य के बारे में हम आगे आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। ठीक है, चलेगा, नहीं होगा तब भी हम आपको बताएंगे, आगे परेशान मत होइएगा अतिलक उत्तरी में। यहां पर आपने देखा संयुक्त वाक्य है और ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिएगा, यानी डॉक्टर ने कहा एक तो आपका ये हो गया, एक सेब हमें प्रतिदिन खाना चाहिए, इसमें मिश्रित वाक्य का जो उदाहरण है वो किए होगा। ठीक है, अगला देखिएगा व्यूह का विलोम क्या है। ठीक है, व्यूह का विलोम निव्यूह है या अव्यूह हो सकता है।
ठीक है, ये दोनों आपके हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि व्योह का विलोम क्या होगा, तो निव्य होगा या अव्यय होगा, या तो इसमें से ये पूछा जाएगा या तो इसमें से ये पूछा जाए, दोनों में से एक पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो अथवा करके दोनों दे दिया जाए, तो आप इस चीज को कंठस्थ करिए। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने कहा होगा, ठीक है, कहा जा रहा है। अब यही आपको समझने की जरूरत है कि यह वाक्य किस प्रकार का हो सकता है। कोई कह रहा है कि मैंने उनसे कहा होगा, ठीक है, समझिएगा अभी उस पर एक सेकंड, चलिए देखिएगा भैया, कहा जा रहा क्वेश्चन आपका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है ना। कहा जा रहा है कि मैंने कहा होगा। अब पता नहीं आपने कहा है या नहीं कहा है, हम कोई चीज आपसे कहते हैं कि भैया फला इंसान से कह दीजिएगा, तो क्या भरोसा आप भूल जाएं, ठीक, आप कहें या ना कहें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहा जा रहा है मैंने कहा होगा वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है, तो संदेह वाचक वाक्य है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य, संदेह बोधक वाक्य, अनिश्चय वाचक, संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, ये इसमें तमाम तरह के वाक्य बन रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है उनमें में किस प्रकार का उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। ठीक है, चलेगा आगे देखिएगा, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए जो है शब्द क्या होगा, चक्रपाणी या चक्रधर या चक्रधार या चक्रधर, कौन सा समास होगा, इसमें आपकी बहुब्रीहि समास होगा। ठीक भैया, चक्रपाणी जो है जिस, ठीक है, चलेगा अगला देखिएगा, इसमें चक्रपाणी में पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो आप बिल्कुल लिख दीजिएगा बहुब्रीहि समास, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कहा जा, अच्छा ये तो हो गया, जो है प्रत्युत्पन्नमाति, ठीक है, या प्रति उत्पन्नमाति जो है, अच्छा ये तो आंसर है, जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहां देख सकते हैं जो है प्रति उत्पन्नमाति या जो है प्रति उत्पन्नमति, ये आपका जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो, जैसे हम कोई चीज आपसे पूछे आप तुरंत उस चीज का जवाब दे दें। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द यही होगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होगा। ठीक है, कंघी का तत्सम शब्द क्या होगा, देख सकते हैं कंघी का कंकतिया या कड़कती। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, तो कहा जा रहा है अधिक्यता जो है ये पर्वत के ऊपर के लिए समतल भूमि के लिए एक वाक्य होगा। ठीक है, तो बिल्कुल तीव्र गति से हमने आपको पढ़ाया है भाई, अगर आपको बेहतर लगा होगा तो प्लीज आप सब थोड़ा सा फीडबैक मुझे दीजिएगा। ठीक है, हम कम समय में बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे एक सतह तरीके से। बाकी इसका जो डीपली नॉलेज है मैं आपको जब लघुत्तरी क्वेश्चन कराऊंगा तो यहाँ पर जो चीजें क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।